बारिश में 150 बेटियों वाले ससुराल आई नई बहू। आ जाने दो इस कार्तिक के बच्चे को, बारिश में कितना वेट करवा रहा है मुझे। आज तो मैं इससे बात ही नहीं करूंगी। आज काफ़ी तेज़ बारिश हो रही थी और इस बारिश में प्रेरणा बस स्टैंड के नीचे खड़ी होकर अपने बॉयफ्रेंड कार्तिक का वेट कर रही होती है कि तभी कार्तिक अपनी बड़ी सी गाड़ी में आता है और बस स्टैंड के सामने गाड़ी रोककर गाड़ी का शीशा नीचा करते हुए, प्रेरणा जल्दी से अंदर आ जाओ। मैं नहीं आऊंगी, तुमने मुझे पूरे 15 मिनट वेट करवाया है। तुम जाओ, मुझे नहीं बात करनी तुमसे। अच्छा बाबा सॉरी, देख तो रही हो कितनी तेज़ बारिश हो रही है, रास्ते में जाम मिल गया था इसलिए लेट हो गया, प्लीज़ अब आ भी जाओ। नहीं, मना किया ना मैंने, मैं नहीं आऊंगी, तुम जाओ। अच्छा बाबा सॉरी, तुम जो बोलोगी वो मैं करूँगा। तुम्हें वो रेड वाली ड्रेस चाहिए थी ना, तुम ले लेना, प्लीज़ अंदर आ भी जाओ। कार्तिक के बार बार रिक्वेस्ट करने पर वो गाड़ी के अंदर आकर बैठ जाती है और तभी कार्तिक प्रेरणा को सुंदर सा फूलों का बुके देता है। वाह, ये तो मेरे फेवरेट फ्लावर्स हैं जो इस सीजन में बड़ी मुश्किल से मिलते हैं, लेकिन ये तुम कहाँ से लाए? अरे तो इन्हीं फ्लावर्स को लेने के चक्कर में लेट हो गया। मुझे पता था कि तुम्हें ये बहुत पसंद है, इसलिए मैंने इनका काफ़ी टाइम पहले ही ऑर्डर दे दिया था। तुम तो बहुत प्यारे हो। चलो, इस बार तुम्हें माफ किया, लेकिन आइंदा वेट मत करवाना। प्रेरणा कार्तिक को माफ़ कर देती है, जिसके बाद अब दोनों बातें करते हुए वहाँ से जाने लगते हैं। तभी प्रेरणा की नज़र गाड़ी के सामने लगे फ्रंट मिरर पर जाती है, जिसमें उसे गाड़ी के बैक साइड पर रखा हुआ कुछ सामान दिखता है और प्रेरणा जैसे ही पीछे मुड़ती है तो ओह गॉड कार्तिक, ये सब क्या है? ये लोहे की रॉड, जंजीर, केमिकल्स, ग्लव्स, मेडिसिन, रस्सी। तुम क्या किसी का मर्डर करने जा रहे हो? अरे पगली, किसी का मर्डर करने नहीं जा रहा हूँ, बल्कि ये सब सामान तो मेरे पापा की फैक्ट्री में इस्तेमाल होता है। तुम्हें तो पता ही है मेरे पापा के पास कितनी सारी फैक्ट्रीज हैं, तो बस तुम भी ना। कार्तिक की बात मानकर प्रेरणा इस बारे में दोबारा नहीं पूछती, जिसके बाद अब वो दोनों एक रेस्टोरेंट में जाते हैं। सच कहूँ इसीलिए मुझे बारिश नहीं पसंद। ये देखो मेरे जूते पर कितना कीचड़ लग गया। लेकिन मुझे तो बारिश बहुत पसंद है, मैं तो हमेशा बारिश में ही भीगती रहती हूँ। अरे जब तुम कुछ करती नहीं तो बारिश में भीगने के अलावा तुम्हारे पास काम ही क्या है? हाँ यार, अच्छी खासी जर्नलिस्ट थी, पर मेरी तो किस्मत ही खराब थी। अच्छा करने गई थी और बुरा हो गया। प्रेरणा ने अपनी नौकरी के समेत एक पीड़ित लड़की की खबर दिखाई थी। उसने जानबूझकर गलत नहीं किया था, लेकिन उसकी रिपोर्ट की एक छोटी सी डिटेल से लड़की की लोकेशन पता चल गई, जिसके बाद लड़की फिर मुसीबत में पड़ गई और इसी लापरवाही के कारण प्रेरणा की नौकरी चली गई। खैर अब उस पुरानी बात को भूल जाओ, मैंने तुम्हारे बारे में घर में सबको बता दिया है। माँ पापा तुमसे मिलना चाहते हैं। सच कह रहे हो तुम? मेरी मम्मी भी आजकल शादी की बड़ी रट लगाए हुए हैं। मैं आज जाकर घर में तुम्हारे बारे में बताती हूँ। शादी की बात सुनकर प्रेरणा काफी खुश होती है और अब घर जाकर अपने बॉयफ्रेंड कार्तिक के बारे में अपने परिवार वालों को बता देती है और अब हफ्ते भर के अंदर ही दोनों परिवार एक दूसरे से मिलते हैं। बहन जी, हमारी तरफ से तो रिश्ता पक्का है। वैसे आपकी 3 बेटियां हैं, क्या नाम है इनका? इसका नाम पलक है, इसका सीमा और ये मोनिका। दरअसल मेरी 3 नहीं बल्कि इन्हें मिलाकर 150 बेटियां हैं। माँ ज्यादा शौक मत होना, आपके पूछने से पहले ही बता देती हूँ, कार्तिक की फैमिली का खुद का एक NGO भी है, जिसमें ये 150 लड़कियां उनकी बेटी बनकर उनके साथ ही उनके घर में रहती हैं। इनका खाना पीना, कपड़े, हर चीज का ध्यान रखते हैं ये लोग। लेकिन बहन जी 150 ये तो काफी ज्यादा है और ये आपके घर में ही रहती हैं। हाँ बहन जी, भगवान की कृपा से हमारा घर भी हवेली जितना बड़ा है। अलग से जगह लेकर इन्हें रखने से अच्छा है कि हम इन्हें अपने पास ही रखें और इन्हें हम अपनी सगी बेटियां ही मानते हैं। आप चिंता मत करिए, आपकी बेटी को यहाँ कोई तकलीफ नहीं होगी। कार्तिक की फैमिली कई सालों से बेसहारा लड़कियों को अपनी बड़ी हवेली में अपने साथ रख रही थी और आज उनकी संख्या बढ़कर 150 हो चुकी थी। यह सुनकर प्रेरणा के माता पिता थोड़े घबरा जाते हैं, लेकिन बेटी की खुशी के लिए मान जाते हैं। समय गुजरता है और प्रेरणा की शादी की रस्में शुरू हो जाती हैं। यार और कितना टाइम लगेगा तेरी मेहंदी लगने में? मुझे भी मेहंदी लगवानी है और एक टैटू भी बनवाना है। हाँ, क्यों नहीं, एक काम कर, मुझे हटाकर तू ही बैठ जा। अरे मैं ब्राइड हूँ, सबसे पहले मेहंदी तो मेरी लगेगी। दीदी आप अच्छे से मेहंदी लगाना। सब ढोल पर नाच गाना कर रहे होते हैं। तब तक प्रेरणा के हाथों में कार्तिक की मेहंदी लग चुकी होती है। थोड़ी देर के लिए प्रेरणा अब अपने कमरे में जाकर आराम करने लगती है कि तभी प्रेरणा की मौसी की बेटी पायल उससे मिलने आती है। चलो आखिरकार तुम आ ही गई, वरना मुझे तो लगा था कि तुम मेरी शादी के बाद ही आओगी। तेरी मेहंदी तो बड़ी सुंदर लग रही। तूने जीजू का नाम लिखवाया है या नहीं? दोनों मिलकर अब ढेर सारी बातें करने लगती हैं। तभी बातों बातों में प्रेरणा पायल को अपने ससुराल और उन 150 लड़कियों के बारे में बताती है, जिसे सुनकर
सब तो ठीक है प्रेरणा, लेकिन एक बात तुझे अजीब नहीं लगी? आज के टाइम पर कोई इंसान किसी की 10 रुपए की भी मदद करता है तो कितना शो ऑफ करता है, और तेरे ससुराल वाले कितने सालों से ये काम कर रहे हैं, तो उन्होंने इस बारे में अभी तक किसी को बताया क्यों नहीं? हो सकता है उन्हें इस बारे में शो ऑफ करना ना पसंद हो, और कई लोग ऐसे होते हैं। हाँ, बट मुझे नहीं लगता, वो भी बिना अपने फायदे के कोई किसी की इतनी मदद क्यों करेगा? तुम भले ही अब जर्नलिस्ट का काम नहीं करती, लेकिन जो अंदर से एक जर्नलिस्ट है तो वहां पर सावधान रहना। बाबा, तूने तो मुझे डरा ही दिया। ऐसा लग रहा है कि ससुराल नहीं बल्कि किन्हीं क्रिमिनल्स के बीच में जा रही हूँ। जर्नलिस्ट मैं हूँ और दिमाग तू चला रही है। चल ये सब बातें छोड़, खाना खाने चलते हैं। प्रेरणा ने भले ही पायल की बातों पर ध्यान नहीं दिया हो, लेकिन पायल को ये सब बातें काफी अजीब लग रही थी। इसी तरह दिन गुजरते हैं और आखिरकार प्रेरणा की और कार्तिक की शादी हो जाती है। शादी के बाद जब प्रेरणा पहली बार अपने शानदार हवेली जैसे ससुराल को देखती है तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं शादी करके किसी राजघराने में आ गई हूँ। कितना बड़ा महल जैसा घर है, मेरी तो लाइफ सेट हो गई है। अपने महल जैसे ससुराल को देख प्रेरणा काफी खुश हो रही होती है, और जब वो अपने पति के साथ अपनी महल जैसी ससुराल के अंदर जाती है तो वहां का नजारा देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। हे भगवान, यहाँ तो सच में 150 लड़कियां रह रही हैं। 1 2 3 4 5 6 7, मुझे सच में इन 150 लड़कियों के साथ रहना पड़ेगा। राधा, जल्दी से आलते की थाली लेकर आओ, बहू का स्वागत भी तो करना है। मेघा की बात सुनकर राधा नाम की 16 साल की बच्ची आरती की थाली लाकर प्रेरणा के पैरों के पास रखने लगती है। तभी प्रेरणा की नजर राधा के हाथ पर जाती है, जिस पर कुछ चोट और नील के निशान थे। इस बच्ची के हाथ पर ये चोट के निशान कैसे हैं? अरे बहू, क्या सोचने लग गई? जल्दी से गृह प्रवेश कर। मेघा की बात सुनकर प्रेरणा का ध्यान उस बच्ची की चोट पर से हट जाता है, जिसके बाद अब प्रेरणा अपने ससुराल में गृह प्रवेश करती है। और अब छोटी मोटी रस्मों के बाद प्रेरणा और कार्तिक कमरे में आराम करने के लिए चले जाते हैं। तकरीबन रात के 12:30 बज रहे होते हैं कि तभी प्रेरणा की आंख खुलती है और वो देखती है कि कार्तिक उसके बगल में नहीं है। ये कार्तिक कहाँ है? बाथरूम का दरवाजा भी खुला है, कहीं बाहर गए हैं क्या? कार्तिक को ढूंढते हुए जैसे ही प्रेरणा कमरे का दरवाजा खोलती है तो देखती है कि कार्तिक दरवाजे के बाहर ही खड़ा है और उसे काफी पसीना आ रहा है। अरे, आप कहाँ चले गए थे और ये इतना पसीना क्यों आ रहा है आपको? ऐसा लग रहा है कि काफी तगड़ी एक्सरसाइज करके आए हैं। अरे, इस वक्त एक्सरसाइज कौन करता है? मैं तो नीचे पानी लेने गया था। गर्मी इतनी है कि पानी लाते लाते पसीना आ गया। चलो अब सो जाते हैं, मुझे बहुत तेज नींद आ रही है। कार्तिक की बातें प्रेरणा को थोड़ा अजीब तो लगती हैं, लेकिन वो उस वक्त उसे कुछ नहीं कहती। इसी तरह शादी का दिन गुजरता है और अगले दिन प्रेरणा सुबह उठकर नहा धोकर तैयार हो जाती है। जैसे वो किचन में आती है तो देखती है कि घर में रह रही लड़कियों में से कुछ किचन का काम कर रही है, कोई आटा गूंथ रही है तो कोई सब्जी साफ कर रही है। तुम लोगों ने तो नाश्ते की तैयारी भी शुरू कर दी है। वैसे आज मेरी पहली रसोई की रस्म है। आज का नाश्ता तो मैं ही बनाऊंगी। नहीं दीदी, आज का नाश्ता भी हम बना लेंगे, आप जाकर आराम करो। नाश्ता तो लगभग बन ही चुका है। ठीक है, फिर मैं बर्तन धुलवा देती हूँ। नहीं, आपको काम करने की कोई जरूरत नहीं है, आप जाकर आराम करिए। प्रेरणा सबसे मुस्कुराकर बात कर रही थी, लेकिन कोई उससे मुस्कुराकर बात नहीं करता, जिससे उसे थोड़ा अजीब लगता है। लेकिन वो ज्यादा ना सोचते हुए बाहर आ जाती है। शादी को 2 से 3 दिन हो चुके थे, फिर भी उन 150 लड़कियों में से कोई भी प्रेरणा से ठीक से बात नहीं करती और ना ही उसे घर का कोई काम करने देती, जिसे देखकर प्रेरणा, माँ जी, मैं जब से यहाँ आई हूँ इन लोगों में से कोई भी मुझसे ठीक से बात नहीं करती। सब हमेशा सीरियस ही रहते और ना ही कोई घर का काम करने देती है। बहू, ये तो अच्छी बात है ना कि तू पूरा दिन आराम करती है। रही बात करने की, तो ये बेचारियां अपनी जिंदगी से काफी परेशान रही हैं, इसीलिए ज्यादा किसी से बात नहीं करती। तू ज्यादा मत सोच, अभी तुझे आए कुछ ही दिन हुए हैं, समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। अपनी सास की बात मानकर प्रेरणा इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। इसी तरह कुछ दिन और गुजरते हैं। प्रेरणा अपने कमरे की बालकनी में बैठी होती है, तभी देखती है कि बाहर तेज बारिश हो रही है। उसी वक्त कार्तिक भी ऑफिस से घर आता है। तुम बिल्कुल सही टाइम पर आए हो। कितनी तेज बारिश हो रही है, चलो ना बारिश में भीगते हैं। मुझे बारिश में भीगने का कोई शौक नहीं है, तुम्हारा मन है तो तुम चली जाओ। अकेले भीगने में वो मजा कहाँ? प्लीज चलो ना, मेरा बहुत मन है, हम वीडियो भी बनाएंगे। प्रेरणा जबरदस्ती कार्तिक को छत पर ले जाती है, जहां दोनों पति पत्नी अब बारिश में भीगते हुए काफी एंजॉय करते हैं। कितना मजा आ रहा है ना? अब बोलो, तुम्हें बारिश पसंद है या नहीं? हाँ ठीक है, पर इतनी भी नहीं। चलो, मैंने तो बहुत भीग गया, अब तुम भी नीचे आ जाओ, मैं कपड़े बदल लेता हूँ। कार्तिक नीचे आ जाता है, लेकिन प्रेरणा अभी भी छत पर बारिश में भीग रही होती है। तभी जैसे ही वो छत की ग्रिल के पास आती है, उसे घर के पीछे पेड़ के पास घुटने मोड़कर बैठी उन 150 लड़कियों में से एक लड़की दिखती है जो काफी दुखी होती है। अरे,
ये लड़की इस तरह वहां क्यों बैठी है? थोड़ी देर में जैसे ही वो लड़की ऊपर देखकर प्रेरणा की तरफ देखती है तो प्रेरणा उसे इशारा करती है। ये देख नैना वापस घर के अंदर आ जाती है, जो प्रेरणा को थोड़ा अजीब लगता है। इसी तरह कुछ वक्त और गुजर जाता है। रात का समय होता है, घड़ी में 12 बजने वाले होते हैं। तभी प्रेरणा खाली जग लेकर कमरे से बाहर जा रही होती है, जिसे देखकर कार्तिक, प्रेरणा कहाँ जा रही हो? वो पानी खत्म हो गया ना, वही लेने जा रही हूँ किचन से। तुम्हें कुछ चाहिए? तुम मत जाओ, मैं लेकर आ जाता हूँ पानी। लेकिन क्यों? मैं क्यों नहीं जा सकती? तुम्हारे घर में रात के 12 बजे कोई चुड़ैल भटकती है क्या? प्रेरणा, मैंने तुम्हारी आज तक हर बात मानी है ना, तो तुम प्लीज मेरी एक बात मान लो। रात के 12 बजे के बाद कमरे से बाहर नहीं निकलोगी। हर चीज पहले से ही कमरे में लाकर रख लो, और किसी चीज की जरूरत पड़ जाए तो मुझे बोल देना। कार्तिक, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? देखो, अगर कोई प्रॉब्लम है तो तुम मुझे बता सकते हो। प्रेरणा, इस वक्त तुम मुझसे कोई सवाल मत पूछो। हर की चीज का एक सही समय होता है। जब वो सही समय आएगा तो मैं तुम्हें खुद ब खुद बता दूंगा। फिलहाल जो मैंने कहा है उस बात को प्लीज मान लेना। इतना कहकर कार्तिक प्रेरणा के हाथ से पानी का जग लेता है। तो वहीं अगली रात प्रेरणा 1 बजे के तकरीबन उठती है और देखती है कि कार्तिक अपने कमरे में नहीं है। तो वहीं जब प्रेरणा अपने कमरे का दरवाजा खोलने की कोशिश करती है तो उसे पता चलता है कि दरवाजा लॉक है। यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। ये सारी चीजें नॉर्मल नहीं हो सकती। प्रेरणा, तू भले ही अब जर्नलिस्ट का काम नहीं करती, लेकिन तू अंदर से एक जर्नलिस्ट ही है और तुझे इन चीजों का पता लगाना ही पड़ेगा। प्रेरणा को अब धीरे धीरे अपने ससुराल वालों पर शक होने लगा था। तो वहीं अगले दिन प्रेरणा जब हॉल में बैठी होती है कि तभी सीमा नाम की एक लड़की लंगड़ाते हुए झाड़ू लगा रही होती है। ये देखकर प्रेरणा, अरे तुम लंगड़ा कर क्यों चल रही हो? तुम्हारे पैर में चोट लगी है क्या? कैसी लगी? वो इससे पहले वो लड़की कुछ कहती कि तभी वहां मेघा आ जाती है, जिसे देखकर सीमा चुप हो जाती है। अरे बहू, कुछ नहीं, ये कल बाथरूम में गिर गई थी। कहा तो था मैंने इससे कि जाकर आराम कर ले, लेकिन ये लड़की भी सुनती नहीं है। सीमा, तुम जाकर आराम कर लो, मोनिका लगा लेगी झाड़ू। मेघा की बात सुनकर सीमा अपने कमरे में चली जाती है। तो वहीं उसी रात तकरीबन 1:30 से 2 बजे प्रेरणा की आंख खुलती है और जब वो अपने कमरे की खिड़की पर आती है तो देखती है कि घर के पीछे वाले हिस्से से कुछ आदमी जंगल के रास्ते से होकर जा रहे हैं। ये देखकर प्रेरणा अगले दिन जब कार्तिक से इस बारे में बात करती है तो आखिरकार वो इतने सारे आदमी कौन थे? ऐसा लग रहा था कि मानो जैसे हमारे घर से निकले हों। अरे भला हमारे घर में इतने सारे आदमियों का क्या काम है? वो भी रात के समय आसपास जंगल वगैरह में घूम रहे होंगे। रात में जंगल में कौन घूमता है? और आसपास तो कोई टूरिस्ट प्लेस भी नहीं है। वैसे कार्तिक, आसपास तो ज्यादा घर भी नहीं है। मुश्किल से इस एरिया में 3 से 4 घर ही हैं। ऐसी बड़ी बड़ी हवेलियां शोर वाली जगह पर नहीं होती, सुनसान जगहों पर ही होती हैं। तुमने मूवीज में नहीं देखा क्या? इतना कहकर कार्तिक हंसने लगता है, लेकिन प्रेरणा बिल्कुल सीरियस थी। तो वहीं थोड़ी देर बाद कार्तिक उन आदमियों से बाहर जाकर मिलता है जो प्रेरणा को रात में जंगल में दिखे थे। तुम लोगों से कितनी बार कहा है कि जैसे ही घर से निकलो तो फौरन जंगल की तरफ भाग जाया करो, लेकिन नहीं, तुम्हें तो वहां जैसे मॉर्निंग वॉक करनी थी। पता है प्रेरणा ने तुम्हें देख लिया था, कितनी बड़ी मुसीबत हो सकती थी। सर, हम तो हमेशा आपके कहने पर आधी रात के बाद ही निकलते हैं, फिर भी पता नहीं मैडम ने कैसे देख लिया। जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब आइंदा ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। आखिर प्रेरणा के ससुराल में क्या चल रहा था? क्या इसका रिश्ता उन 150 लड़कियों से था या सच कुछ और ही था? आइए कहानी में आगे बढ़ते हैं। कुछ दिन बाद प्रेरणा शॉपिंग के लिए मार्केट आती है। तभी अचानक तेज बारिश शुरू हो जाती है और वो बचने के लिए एक दुकान के बाहर जाकर खड़ी हो जाती है। इस बारिश को भी क्या अभी होना था? जब सोचती हूँ बारिश हो तब तो नहीं होती। हाथ में सामान भी है, वरना मैं बारिश में जरूर भीगती। प्रेरणा ऐसे बोल ही रही होती है कि तभी उसी शॉप के नीचे बारिश से बचते बचते एक लक्षिता नाम की लड़की भी आकर खड़ी हो जाती है और जैसे ही दोनों एक दूसरे को देखती हैं तो, अरे प्रेरणा, तू कैसी है? शादी के बाद तो भूल ही गई। और तू तो मुझे कब का भूल गई थी। कितने समय के बाद मिल रहे हैं हम लोग एक दूसरे से। लक्षिता और प्रेरणा कॉलेज टाइम की काफी अच्छी फ्रेंड्स होती हैं। इतने सालों बाद एक दूसरे से मिलकर वो काफी खुश होती हैं और अब पास ही के रेस्टोरेंट में कॉफी पीने के लिए जाती हैं। बातों बातों में प्रेरणा लक्षिता को अपने ससुराल और उन 150 लड़कियों के बारे में बताती है, जिसे सुनकर, जिस तरह से तूने सब बताया वो बहुत अजीब है। तू जर्नलिस्ट है, इन सबका पता लगा। मुझे तो लग रहा है कि तेरे ससुराल वाले उन लड़कियों के साथ कुछ गलत कर रहे हैं। उनके हाथ पैर पर चोट के निशान, आधी रात को अनजान आदमियों का आना जाना, और तुम्हारा 12 बजे के बाद कमरे से बाहर ना निकलना, ये सब किसी बड़ी बात की तरफ इशारा कर रहा है। मुझे तो ऐसा लगता है कि मेरे ससुराल वाले ह्यूमन ट्रैफिकिंग का काम कर रहे हैं। बहुत डर लग रहा है मुझे। तू डर मत, किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे फोन कॉल कर देना। प्रेरणा को ससुराल वालों पर अब हद से ज्यादा शक होने लगा था। उसके चलते अब वो उन पर नजर रखना शुरू कर देती है। मुझे सारी कड़ियों को मिलाना होगा, तभी मैं कुछ कर पाऊंगी।
बालकनी में घूमते हुए प्रेरणा उन सभी चीजों के बारे में सोचने लगती है जो उसने अब तक देखी थी। कि तभी प्रेरणा की नजर नीचे पार्किंग पर जाती है, जहां कार्तिक उन 150 लड़कियों में से कुछ लड़कियों को अपने साथ कार में बिठाकर कहीं ले जा रहा होता है। ये इन लड़कियों को कहाँ ले जा रहे हैं? कहीं इन्हें बेचते तो नहीं? मुझे फौरन इनका पीछा करना पड़ेगा। अब वो जल्दी जल्दी नीचे आती है और एक कार की चाबी लेकर ड्राइविंग करते हुए कार्तिक का पीछा करने लगती है। तभी बाहर हो रही इस बारिश की वजह से एक आदमी की बाइक रोड पर स्लिप हो जाती है। इसके चलते वहां काफी ट्रैफिक लग जाता है। तो वहीं प्रेरणा से काफी आगे चल रही कार्तिक की गाड़ी निकल जाती है। लोग बारिश में धीरे धीरे क्यों नहीं चलाते? इस वजह से वो चला गया। अब मैं कैसे उसका पीछा करूंगी? लेकिन मैं इतनी जल्दी हार नहीं मान सकती। अब वो धीरे धीरे प्लानिंग करना शुरू कर देती है। तो वहीं आज प्रेरणा के ससुर काफी सारी लड़कियों को अपने कमरे में ले जाकर डांट रहे होते हैं। अगर ऐसे ही रहा तो तुम लोग काम कैसे करोगे? इतने ढीले ढीले शरीर के साथ तुम कुछ काम नहीं होगा तुमसे। अरे जरा फुर्ती लाओ शरीर में। सुरेश अभी सभी को डांट ही रहा होता है कि तभी उसके कमरे में प्रेरणा भी आ जाती है। पापा जी क्या हुआ? आप इन सबको डांट क्यों रहे हैं? और किस काम के लिए इन्हें शरीर में फुर्ती लाने के लिए कह रहे हैं? बहू घर के काम के लिए। अगर शरीर में फुर्ती नहीं होगी तो काम कैसा होगा? सुरेश जैसे तैसे अपनी बातों को घुमाने की कोशिश करता है, लेकिन प्रेरणा उसकी सारी बातें समझ जाती है। तो वहीं आज प्रेरणा जब कुछ सामान लेकर घर लौट रही होती है तो उसे अपने घर से थोड़ी ही दूर पर एक घर के बाहर पड़ोसन किंजल मिलती है। कितने समय के बाद यहाँ आसपास मुझे कोई पड़ोसी दिखा है। रहने को इतनी अच्छी जगह है, लेकिन कितनी दूर दूर घर हैं और इस तरफ तो सिर्फ 3 से 4 घर ही हैं। यहाँ आसपास इतनी शांति रहती है। वैसे आपसे मिलकर अच्छा लगा। आइए कभी आप भी हमारे घर पर। सोचा तो था, लेकिन 1-2 बार कुछ ऐसा हुआ कि फिर हिम्मत नहीं हुई। तकरीबन आधी रात के बाद तुम्हारे घर से कभी कभी मुझे लड़कियों के चिल्लाने की आवाज आती है। सच कहूँ तो मैंने भी कई बार ऐसी आवाजें सुनी है। तुमने इस बारे में पता क्यों नहीं लगाया? कहीं ये उस घर में रह रही उन लड़कियों की आवाज तो नहीं? किंजल से ऐसी बातें सुनकर प्रेरणा उसे अब सारी बात बता देती है। तुम तो बहुत हिम्मत वाली हो कि तुम सब जानते हुए भी ऐसे घर में रह रही हो। अगर मैं होती ना तो मैं कब की भाग जाती। देखो तुम डरो मत, मेरा भाई पुलिस में। अगर कभी भी किसी चीज की जरूरत हो तो फौरन मेरे पास आ जाना। किंजल की बातें सुनकर प्रेरणा के अंदर और हिम्मत आती है और अब वो सीधा उन लड़कियों के कमरे में जाती है। दीदी आप यहाँ क्या कर रही हैं? आपका यहाँ आना मना है, आप चली जाइए यहाँ से। क्यों? मुझे यहाँ आना क्यों मना है? मैं तो आऊंगी। और तुम लोग मुझे ये बताओ, आखिरकार तुम लोगों के साथ हो क्या रहा है? तुम लोगों के हाथ पैरों पर कभी कोई चोट के निशान दिखते हैं तो कभी कोई लंगड़ा कर चल रही होती है। तुम्हारी चिल्लाने की आवाजें सुनी है मैंने। देखो तुम मुझे बता सकती हो, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। नहीं दीदी ऐसा कुछ भी नहीं, आप गलत समझ रही हैं। हम यहाँ बहुत खुश हैं। खुश हो तो चेहरे पर उदासी क्यों रहती है? इस परेशानी का कारण क्या है बताओ मुझे, बोलो। प्रेरणा उन लड़कियों से सच उगलवाने की कोशिश करती है कि तभी वहां मेघा आ जाती है और प्रेरणा की सारी बातें सुन लेती है। तू यहाँ क्या कर रही है? और तुझे क्या लगता है कि हम इन लड़कियों के साथ कुछ गलत काम कर रहे हैं? मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा, लेकिन आपकी बातों से तो मुझे लग रहा है कि ऐसा कुछ हो रहा है। अपने काम से काम रख, समझी? और दोबारा तू इन लड़कियों के कमरे में दिखाई दी ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मेघा की ऐसी बातें सुनकर प्रेरणा अपने कमरे में आ जाती है। तो वहीं आज रात में मेघा, कार्तिक और सुरेश एक कमरे में बैठते हैं। बहू को हम पर शक होने लग गया है, क्यों ना हम उसे बता दें? अभी उसे बताना ठीक नहीं है, वरना सब कुछ गड़बड़ हो सकता है। बहू का कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, वरना वो हमारी इतने सालों की मेहनत को बेकार कर देगी। प्रेरणा के ससुराल वाले उसके खिलाफ प्लानिंग कर रहे होते हैं। तो वहीं उधर प्रेरणा भी हार मानने वालों में से नहीं थी। रात को तो ये इस कमरे का दरवाजा बंद कर देते हैं, लेकिन दिन में तो खुला रहता है। और वो सभी लड़कियां भी किसी न किसी काम में बिजी होंगी, तो कुछ अपने कमरे में सो रही होंगी। यही मौका है सच पता लगाने का। प्रेरणा अब पूरे घर में इधर से उधर कुछ ढूंढने लगती है कि तभी स्टोर रूम के पास ही प्रेरणा को एक और कमरा मिलता है। मैं जब से आई हूँ तब से इस कमरे को देख रही हूँ, हमेशा बंद ही देखा है। क्या पता इस दरवाजे के पीछे कोई राज छुपा हो। प्रेरणा जैसे उस कमरे का दरवाजा खोलती है और अंदर आती है तो अंदर का नजारा देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। ये तो कितना बड़ा कमरा है, और यहाँ तो वही सारा सामान है जो उस दिन मैंने कार्तिक की गाड़ी में देखा था। लेकिन उसने तो कहा था कि वो सामान उसकी फैक्ट्री के लिए है। इसका मतलब वो सब झूठ था। इससे पहले कि प्रेरणा उस कमरे के अंदर बने एक और कमरे के अंदर आ पाती, तभी वहां कार्तिक आ जाता है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, तुमने यहाँ आकर गलती करी है। क्योंकि मुझे तुम्हारे और तुम्हारे परिवार वालों की नीच हरकत का पता चल गया है। तुम लोग बहुत घटिया काम कर रहे हो और मैं इस बारे में पूरी दुनिया को बता कर ही रहूंगी। तुम ऐसा नहीं कर सकती।
कार्तिक प्रेरणा का हाथ पकड़ता है और उसे सीधे कमरे में ले जाकर बंद कर देता है। प्रेरणा काफी देर तक दरवाजा खटखटाती है लेकिन कार्तिक दरवाजा नहीं खोलता। तू ऐसे हार नहीं मान सकती, तेरे हाथों में ही इन 150 लड़कियों की जिंदगी है। प्रेरणा अब जल्दी से अलमारी खोलती है और उसमें से अपनी सभी साड़ियां निकालकर उन्हें आपस में बांधकर कमरे के वेंटिलेटर से लटका देती है और उन साड़ियों से लटकते हुए सीधे किंजल के घर की तरफ भागती है। तो वहीं दूसरी तरफ कार्तिक, वो कमरा खुला कैसे रह गया? तुमने लॉक क्यों नहीं किया उसे? हे भगवान, पता नहीं अब क्या होगा। इधर पूरा परिवार परेशान हो जाता है तो उधर प्रेरणा किंजल को सारी बात बताती है, जिसे सुनकर वो अपने पुलिस इंस्पेक्टर भाई सुधीर को कॉल करती है। और अब थोड़ी देर में सुधीर काफी सारे कांस्टेबल्स किंजल और प्रेरणा के साथ घर आता है, जिसे देखकर प्रेरणा के ससुराल वाले, प्रेरणा बहू, ये क्या किया तूने? तू पुलिस को ले आई तो अपने ससुराल वालों को गिरफ्तार करवाएगी? आप लोगों की जैसी नीच हरकत है ना, उस हरकत को देखते हुए ये पुलिस तो कुछ भी नहीं है। आप वो कमरा दिखाइए जहां पर आपने वो सामान देखा था। प्रेरणा सुधीर को उस कमरे में ले जाती है जहां सारा सामान मौजूद था। ये देखकर सुधीर, कांस्टेबल, इन तीनों को गिरफ्तार कर लो, अब तो इन्हें कानून ही सजा देगा। सुधीर के ऑर्डर से कांस्टेबल जैसे ही मेघा और सुरेश को वहां से ले जाने लगते हैं कि तभी वो 150 लड़के उन्हें रोकते हुए, सर प्लीज रुक जाइए, आप इन लोगों को कहाँ ले जा रहे हैं? इनके अलावा हमारा कोई नहीं, आप इन्हें मत ले जाइए। पुलिस भी आ चुकी है तो तुम लोग क्यों डर रही हो इतना? अब ये लोग तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, तुम सब सुरक्षित हो। तुम्हें बस कोर्ट में ये बयान देना है कि इन लोगों ने तुम्हारे साथ क्या क्या किया। हाँ, तुम लोगों को डरने की कोई जरूरत नहीं है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग के ऐसे रोज केसेस आते हैं मेरे पास और कानून में इसकी काफी अच्छी सजा है, तो इन लोगों को जरूर मिलेगी। आप हमारी बात क्यों नहीं समझ रहे हैं? इन्होंने हमारे साथ कुछ भी ऐसा काम नहीं किया है, बल्कि इन लोगों की वजह से तो आज हम एक अच्छी जिंदगी जी रहे हैं। आप लोग इनसे बात तो कीजिए। सभी बच्चे सही कह रहे हैं, हमने इनके साथ ऐसा कुछ भी गलत नहीं किया है। आप लोगों को यकीन नहीं होता तो आप दोबारा उस कमरे में चलिए। सुरेश अब उन सभी को दोबारा उस कमरे में ले जाता है और उस कमरे में बना एक और दरवाजा खोलता है, जिसके अंदर लोहे की जंजीरें, रॉड्स, पंचिंग बैग और मार्शल आर्ट के कपड़े और ऐसी काफी सारी चीजें होती हैं जिससे लोग सेल्फ डिफेंस जैसी चीजें सीखते हैं। ये सब तो वही चीजें हैं जो पुलिस और आर्मी जैसी ट्रेनिंग में काम आती हैं। इससे इंसान सेल्फ डिफेंस जैसी चीजें सीखता है और स्ट्रांग बनता है। अब तो आप समझ गए होंगे कि यहाँ क्या चल रहा है। हम इन लड़कियों के साथ कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं। आधी रात के बाद इन्हें सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग देते हैं ताकि मुसीबत आने पर ये डटकर सामना कर सकें, कोई इन्हें झुका न सके। बस यही हमारा मकसद है। और जिन्हें प्रेरणा ने रात में देखा था वो बॉक्सर हैं जो इन्हें ट्रेनिंग देने आते हैं। मेरे माँ बाप मेरी शादी 15 साल की उम्र में ही करना चाहते थे और मेरी पढ़ाई भी छुड़वा दी थी। कुछ बनने की चाह में मैं गांव से भागकर यहाँ आई। अगर ये लोग ना होते तो मेरी जिंदगी कब की तबाह हो चुकी होती। सिर्फ 12 साल की उम्र में मेरे साथ 4 लोगों ने दुष्कर्म किया था। अगर मेरी जगह कोई और लड़की होती तो कब की मर जाती, लेकिन इन लोगों के सहारे की वजह से आज मैं जिंदा हूँ। और हम यहाँ जितनी भी लड़कियां मौजूद है ना, सबकी जिंदगी में कोई ना कोई परेशानी रही है। तो फिर आपने मुझे इस बारे में बताया क्यों नहीं? और उस दिन आप उन लड़कियों को गाड़ी में बिठाकर कहाँ ले जा रहे थे? कार्तिक, इन्हें आर्मी ट्रेनिंग के फॉर्म भरवाने ले जा रहा था। रही बात तुम्हें न बताने की, तो बहू तुम जर्नलिस्ट थी और हम नहीं चाहते थे कि ये बात बाहर फैले। कुछ तारीफ के लिए इन लड़कियों की पहचान दुनिया के सामने आए, यह हमें मंजूर नहीं था। इनमें से कई लड़कियां अपने परिवार से छुप कर यहाँ रह रही हैं। अगर उन्हें पता चल जाता तो बहुत बड़ी मुसीबत हो सकती थी। चलिए मान भी लिया जाए कि ये सच है, लेकिन आप लोग ये काम क्यों कर रहे हैं? अगर आपको दिखावा नहीं करना तो ये समाज सेवा का क्या कारण है? कहां से शुरुआत हुई थी इन सब चीजों की? दरअसल कार्तिक मेरी इकलौती औलाद नहीं था। कार्तिक के बाद हमारी एक बेटी भी हुई थी, बहुत प्यारी थी, पढ़ लिख कर जीवन में कुछ करना चाहती थी। सिर्फ 17 साल की थी वो जब वो उस दिन इंस्टीट्यूट जा रही थी। माँ, मैं इंस्टीट्यूट जा रही हूँ, आज टेस्ट है तो आने में थोड़ा लेट हो जाएगा। बेटा अगर ज्यादा लेट हो तो बता देना, मैं कार्तिक को भेज दूंगी, वो आ जाएगा तुम्हें लेने के लिए। मैं अपने फ्रेंड्स के साथ आ जाऊंगी, आप फिक्र मत करिए। और वैसे भी कुछ सालों बाद तो आपकी बेटी डॉक्टर बनने वाली है। आप देखना, मैं एक बहुत अच्छी डॉक्टर बनूंगी जो जरूरतमंद लोगों का मुफ्त में इलाज करेगी। तारा का बचपन से सपना था डॉक्टर बनने का, जिसके लिए वो दिन रात मेहनत करके पढ़ाई करती थी। हर रोज की तरह तारा अब इंस्टीट्यूट जा रही होती है कि तभी उसे रोहन और तुषार नाम के 2 लड़के मिलते हैं। तारा, अब तो मुझे अपना नंबर दे दो। कब तक तड़पाओगी अपने आशिक को? हाँ, मैं सच में तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तुम्हें एक बात समझ में नहीं आती क्या? मुझे इन चक्करों में नहीं पड़ना, मुझे सिर्फ पढ़ाई करके अपना सपना पूरा करना है, समझे? अगर अब दोबारा तुम मेरे रास्ते में आए ना तो मैं पुलिस कंप्लेन कर दूंगी। रोहन रोज अपने
दोस्त तुषार के साथ तारा को परेशान करता था। आज भी जैसे ही तारा उसे पुलिस की धमकी देकर जाने लगती है, रोहन उसका हाथ कसकर पकड़ लेता है। यह देखकर तारा उसे जोरदार थप्पड़ मार देती है। मुझ पर हाथ उठाया? अरे तुम जैसी लड़कियां प्यार के लायक नहीं होती। मैं तुझे इस थप्पड़ का एक अच्छा करारा जवाब दूंगा। रोहन तुषार के साथ गाड़ी में आया था, तो वहीं दोपहर का वक्त होने की वजह से रोड भी काफी सुनसान था। इसका फायदा उठाकर रोहन और तुषार तारा को गाड़ी में उठा लेते हैं और अब एक घने जंगल में ले जाकर उसे जमीन पर फेंक देते हैं और धीरे धीरे उसके करीब आने लगते हैं। जाने दो मुझे माफ कर दो। मुझे तुम्हें नहीं मारना चाहिए था। मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी, प्लीज मुझे जाने दो। जाने तो तुझे देंगे, लेकिन ऐसे नहीं। बड़ी अकड़ है ना तुझे, आज मैं तेरी सारी अकड़ निकाल दूंगा। दूर दूर जंगल में कोई नहीं था। इसका फायदा उठाकर रोहन और तुषार तारा के साथ दुष्कर्म करते हैं और उसे वहीं बेसहारा छोड़कर भाग जाते हैं। काफी देर बाद उधर से गुजर रहे एक व्यक्ति की नजर तारा पर पड़ती है। वो तुरंत उसे अस्पताल पहुंचाता है। थोड़ी ही देर में पुलिस भी वहां पहुंच जाती है और जैसे ही तारा के घर वालों को इस घटना का पता चलता है, वो भागे भागे अस्पताल पहुंच जाते हैं। मेरी बच्ची, मुझे माफ कर देना। अगर मुझे पता होता कि ऐसा कुछ होगा तो मैं तुम्हें कभी अकेले नहीं जाने देता। तारा बेटा, सब ठीक हो जाएगा और उन लड़कों को उनके किए की सजा जरूर मिलेगी। तारा के बयान से रोहन और तुषार को उनके किए की सजा तो मिल जाती है, लेकिन तारा ज्यादा दिनों तक सरवाइव नहीं कर पाती और वो इस दुनिया को छोड़कर चली जाती है। मैं अपनी बच्ची का वो चेहरा कभी नहीं भूल पाई। भले ही उन अपराधियों को सजा मिल गई, लेकिन हमारी बच्ची का क्या कसूर था। काश पढ़ाई के साथ साथ हम उसे सेल्फ डिफेंस भी सिखाते तो शायद वो उनसे लड़ पाती। हमें तेरी नियत पर नहीं, तेरी आदत पर डरता बहू। तू सच देखते ही उसे दुनिया के सामने लाना अपना फर्ज समझती है, लेकिन ये सच बाहर निकलता तो 150 बेटियों की जिंदगी खतरे में पड़ जाती। इसी एक गलती की सजा मैं अपनी नौकरी खोकर पहले ही भुगत चुकी हूँ माँ जी। अब मैं खबर नहीं इन बेटियों की ढाल बनूंगी। यही कारण था ऐसी लड़कियों की मदद करने का। इन सब में मुझे अपनी तारा दिखती है। तुम जैसा सोच रही थी ना प्रेरणा, वैसा सच में कुछ नहीं है। उनके हाथों पर लगी चोट, वो आधी रात के 12 बजे कमरे से बाहर न निकलना तुमसे यह सब छुपाने का कारण था, जो आज तुम्हें पता चल चुका है। आप लोगों ने सच में बहुत महान काम किया है, वरना समाज में तो कुछ लोग बस दिखावे के लिए सब करते हैं। सैल्यूट है मेरा आप लोगों को। मैंने भी आप लोगों के बारे में कितना गलत सोचा, प्रेरणा को बहुत भड़काया। आप लोग मुझे माफ कर दीजिए। और सच में मुझे अपनी किस्मत पर गर्व हो रहा है कि मैं कितने महान ससुराल में आई हूँ। आप लोग मुझे माफ कर दीजिए। तुम क्यों माफी मांग रही हो? तुम्हारी जगह कोई और होता तो शायद वो भी यही करता। इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। आज के बाद मैं भी आपके इस काम में आपका साथ दूंगा। कभी भी किसी भी चीज की जरूरत हो तो आप मुझे बता सकते हैं। प्रेरणा के सामने अब उसके ससुराल वालों की सारी सच्चाई आ चुकी थी, जिससे उसे अपनी किस्मत पर और भी गर्व महसूस होने लगा। इसी तरह 1-2 दिन गुजरते हैं और आज कार्तिक नेहा नाम की एक लड़की को लेकर आता है, जो अपने पति के अत्याचारों से परेशान होकर घर से भागी होती है। कम उम्र में माँ बाप ने शादी करवा दी और एक बार भी नहीं सोचा कि मेरा क्या होगा। तुम परेशान मत हो, यहाँ तुम खुलकर एक अच्छी जिंदगी जी सकती हो और अपने पैरों पर खड़ी हो सकती हो। अब नेहा भी उन 150 लड़कियों के साथ रहकर अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करती है, जिसमें वो उनके साथ सेल्फ डिफेंस जैसी चीजें सीखती है। और अब प्रेरणा भी उन लोगों के साथ मौजूद होकर वहां उनकी ट्रेनिंग देखती है। वाह सीमा, तुमने तो एक बार से ही इस ईंट के 2 टुकड़े कर दिए है ना। ये तो कुछ भी नहीं है, पलक तो अपने पैर से ही ईंट को तोड़ देती है। देखो नेहा, इस तरह से नहीं। अगर तुम इस तरह से पंच करोगी तो तुम्हें चोट लग सकती है। तुम्हें मुट्ठी ऐसे बंद करनी है और ऐसे पंच करना है। अपने ससुराल वालों को इस तरह लड़कियों को ट्रेनिंग देता देखकर प्रेरणा काफी ज्यादा खुश होती है। और अब जब प्रेरणा और कार्तिक शाम के वक्त कमरे में होते हैं तो तुम सच में मुझसे नाराज तो नहीं हो ना? मैंने तुम्हें कितना गलत समझा। अरे बाबा, मैं नहीं हूँ तुमसे नाराज। और अब तो मैं सोच रहा हूँ कि तुम भी सेल्फ डिफेंस सीखो, ताकि लाइफ में कभी भी कोई प्रॉब्लम आए तो तुम उसका डटकर सामना कर सको। कार्तिक इतना बोल ही रहा होता है कि तभी बाहर जोरों की बारिश शुरू हो जाती है। इन सब चीजों के चक्कर में मैं तो बारिश को बिल्कुल भूल ही गई थी। चलो ना बारिश में भीगते हैं। हाँ क्यों नहीं। और अब तो मुझे तुम्हारी तरह इस बारिश से भी बेइंतहा मोहब्बत हो गई है। प्रेरणा कार्तिक के साथ बारिश में भीगती है। उधर उन 150 लड़कियों में से कई मिलकर चाय पकौड़े बनाती हैं। पूरा परिवार साथ बैठकर बारिश के मौसम का आनंद लेता है। अब प्रेरणा भी अपने ससुराल वालों के साथ मिलकर बेबस और असहाय लड़कियों को सहारा देती है और उन्हें मजबूत बनाती है।